जय हिंद दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का हृदय तल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत दैस अकेडमी 2.0 पर। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे गुप्त वंश पे। किस पे चर्चाएं करेंगे? गुप्त वंश पे चर्चाएं करेंगे। ओके, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे गुप्त वंश, जो कि इसकी हम समय की यदि बात करें तो 319 से माना जाता है और 540 तक चलता है। ये गुप्तों का साम्राज्य कब तक चलता है? 319 से 540 ईस्वी तक चलता है। तो चलिए, जैसे कि हम इसके बारे में चर्चाएं बाद में करेंगे, पहले उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि इन्होंने गुप्त वंशों ने क्या किया कि अपनी राजधानी किसको बनाया? तो कौशाम्बी को बनाया। किसको बनाया भैया? तो कौशाम्बी को इन्होंने राजधानी बनाई। ओके, जो कि वर्तमान में इस समय जिसे आप इलाहाबाद बोलते हैं। ठीक, और ये क्या था? पहले जब जो गुप्त वंश थे ना, ये कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत देख रहे हैं ना आप लोग? ARO की वैकेंसी भी आ रही है, इसलिए हम इसको डीप से पढ़ते हुए चलेंगे और बेहतर से इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये किसके सामंत थे? तो गुप्त मतलब कुषाण वंशों के ये क्या थे? सामंत थे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, जो कि हमारा आज का पहला ही क्वेश्चन वही है जो स्थापना की बात करता है। तो चलिए बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का यानी संस्थापक की बात करता है, जो कि पहला संस्थापक है, तो ये श्रीगुप्त को माना जाता है, यानी विकल्प नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर श्रीगुप्त के बाद कौन आते हैं? तो इनको थोड़ा समझिएगा। घटोत्कच आते हैं। कौन? घटोत्कच। ओके, और घटोत्कच के बाद कौन आते हैं? तो फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, इतनी बात याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको तुरंत अभी बेसिक बताया, उसका ही क्वेश्चन मिल गया कि गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जवाब हो जाएगा कुषाणों के। इसलिए ही मैं बेसिक पॉइंट आपको पहले बताने की कोशिश करता हूं कि जिसमें बेसिक से पूरा कवर कर ले, इसके बाद MCQ पर हम लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन कल अमित जी का एक क्वेश्चन था कि सर आप बेसिक ना बता करके आप MCQ करा दिया करिए। ठीक है, तो बेसिक यदि आपको, तो हो सकता है आपने कहीं पढ़ लिया होगा तो आपको आता होगा, लेकिन जो अन्य बच्चे वो उनने नहीं पढ़ा होगा तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा हम यहाँ बात कर लेते हैं किसकी? पहले घटोत्कच की। किसकी बात करेंगे? घटोत्कच की। घटोत्कच क्या है कि ये राजा के रूप में इसने शासन नहीं किया था। क्वेश्चन बनेगा कि गुप्त काल का कौन सा राजा जो राजा के रूप में शासन काल मतलब शासन प्रारंभ नहीं किया या शासन नहीं चलाया? तो आपको जवाब देना पड़ेगा वहां पे घटोत्कच। ठीक है, इतनी बात ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसकी राजधानी जरूर याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, यूपी के कौशाम्बी में। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पे, जो हमने तीसरा भी आपको बताया था, जो राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसकी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम इसने क्या किया? इसने स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक मान लेते हैं। वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। ओके, इसने क्या किया था? और इसके बारे में यदि बात करें तो इन्होंने लिच्छवी गणराज्य, जो वैशाली के कुमार देवी से इसने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। ठीक है, कुमार देवी से किसने शादी कर ली थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो कि कहाँ की थी? तो लिच्छवी गणराज्य, जो कि वैशाली का ये दूसरा नाम है, प्रचलित नाम है। ठीक है, और इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने ही राजा रानी के सिक्के प्रेषित करवाए। यानी राजा रानी के सिक्के किसने चलवाए? तो आपको बताना पड़ेगा
कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जब इन्होंने किससे शादी करी, कुमार देवी से करी, तो इन्होंने खुशी में आके राजा रानी के सिक्के जारी कर दिए। ओके, अब बात आएगा कि हो सकता है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन है, तो हम आपको बताए दे रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ओके, कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र है समुद्रगुप्त। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यदि बात करें यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है समुद्रगुप्त की थोड़ा सा बात यहाँ पे पूछ लेता है, क्वेश्चन बनाता है, समुद्रगुप्त की माता कौन है, तो आप बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कुमार देवी। ओके, और यदि बोलेंगे किस गणराज्य से, तो आप लोग बताएंगे लिच्छवी गणराज्य। ओके, लिच्छवी गणराज्य। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चंद्रगुप्त मतलब यानी समुद्रगुप्त के बारे में बात बोली जाती है, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र के बारे में, कि लिच्छवी के नाती होने पर, लिच्छवी का नाती जाहिर सी बात कौन होगा, तो समुद्रगुप्त ही होगा। लिच्छवी के नाती होने पर इनको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप कॉपी नोट डाउन करिएगा, ठीक है। लिच्छवी दौहित्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। ठीक, समुद्रगुप्त को पता है, और भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा बात बड़ी है, लेकिन अगर समझते हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। और भारत का नेपोलियन कहा किसने है, ये ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक, लेकिन ये कथन किसने कहा है, मतलब किसने कहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, तो आप ज़रूर छापेंगे, उम्मीद करता हूँ। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि धारण की, तो ये महाअधिराज की उपाधि किसने धारण करी थी, तो श्रीगुप्त ने महाअधिराज की उपाधि, नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाअधिराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, श्रीगुप्त ने नहीं करी थी। ठीक, तीसरे का यानी विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिर देखते क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, बहुत ही शानदार है, इसको क्योंकि मैचिंग इसके साथ में खेलना है, तो चलो खेल लेते हैं, कोई बात नहीं, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे यदि हम चौथे की, तो चौथे में कहता है प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है। ठीक है, तो उसके लेखक कौन है, ठीक है, या उस पर किसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चौथे की यदि बात करें हम यहाँ पे, तो इसमें क्या अभी किसका शासन काल चल रहा है, तो समुद्रगुप्त का बात ही कर रहे थे हम लोग, गुप्त काल की, तो यानी प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद का जो अभिलेख है उसमें किसका वर्णन है, तो समुद्रगुप्त का, यानी पहले का पहला सही हो जाएगा। फिर है बिलसट स्तंभ लेख में किसका वर्णन है, तो कुमार गुप्त का वर्णन है। ओके, यानी इसका बी का दूसरा सही हो जाएगा। फिर है भीतरी स्तंभ लेख, तो ये क्या किसका वर्णन है, तो स्कंद गुप्त का वर्णन है इसमें। और मदसौर लेख में किसका वर्णन है, तो बंधु वर्मन का वर्णन है। यानी ये विकल्प आपके सामने सामने ही सही हो जाएंगे, एक ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ओके, अब इसमें क्या होता है कि भीतरी अभिलेख क्या होता है, जैसे कि कोई पोल है, पोल के भीतर अक्षर लिखा गया या गोदा गया, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, भीतरी अभिलेख। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक, अब यहीं पे होता है कि भित्ति अभिलेख होता है, तो भित्ति का मीन्स होता है दीवार,
क्या होता है? भित्ति का मीन्स क्या होता है? दीवार, यानी दीवारों पर लिखा गया अभिलेख क्या कहलाता है? तो भित्ति अभिलेख कहलाता है। ओके, और स्तंभ पर लिखा गया अभिलेख क्या कहलाएगा? तो स्तंभ लेख कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसका आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो देख लेते हैं। विकल्प नंबर आपका ए इज राइट हो जाएगा। एज इसका विकल्प क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी फिर पांचवा कहता है गुप्त शासनकाल के दौरान, गुप्त शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलविद और गणितज्ञ भी था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां आपका। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं आर्यभट्ट की। इसको तो आप देखकर भी लगा सकते हैं कि आर्यभट्ट जिसने शून्य खोज करी, तो आर्यभट्ट आप लोग तुरंत लगा सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों के सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो आपका 6 का विकल्प सही हो जाएगा। तो संस्कृत यहाँ की भाषा थी। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां क्या कहता है कि इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किस राज्य किसकी विजयों के प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है आपको जवाब। मैं पहले बोल चुका हूँ, तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा था यहाँ पे। तो बी.ए. स्मिथ की। तो कमेंट में आपका जवाब कौन सा होता है? तो बी.ए. स्मिथ होता है। ये क्वेश्चन मिल गया, इसलिए आपका आंसर नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो यानी 8वें के विकल्प की भी हम बात करें तो 8वें का आपका स्कंदगुप्त आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। ओके, अब यदि बात करें हम यहाँ पे स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त को ये कौन था? स्कंदगुप्त तो ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त। ओके, और इसने क्या किया था कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का क्या किया था? पुनर्निर्माण, निर्माण नहीं, पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, तो आपको अब इसका जवाब देना पड़ेगा कि सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित है? और मैं इतना बता दे रहा हूँ कि सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, नोट डाउन कर लीजिएगा। और पुनर्निर्माण की बात करें तो इसका ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन की बात करें कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, या साहित्यिक कार्य का संरक्षण करने के लिए। तो चलिए बताइए ए बी सी में कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो इसमें ए विकल्प वाले हैं यानी कला और स्थापत्य की बात करते हैं वो आपके बिल्कुल सही है, यानी विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, 9 का विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा गुप्त वंश में ही बहुत सारी स्थापत्य कला वगैरह यही सब देखने के लिए मिलती हैं, तो ये सब इन्हीं के शासनकाल में ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है कि फिर से अजंता एलोरा जो अजंता कलाकृतियाँ हैं वो किससे संबंधित है? तो जैसी बात है सबसे ज़्यादा कला स्थापत्य काल किसके शासनकाल में था? तो गुप्त के। तो ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल डी वाले बिल्कुल सही है।
ठीक, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो 11 का चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, ए है, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, और डी है हर्षवर्धन। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो 11 का आपका विकल्प जो कि विकल्प नंबर जो सी में जा रहे हैं वो आप बिल्कुल राइट है, यानी विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जैसा कि तो इसका भी किस धर्म से संबंधित है, इससे इसकी बारे में बात कर रहा है। तो अजंता चित्रकारी विषय वस्तु में किस धर्म का वर्णन है, तो ऐसे बात करता है। तो यदि हम 12 की बात करें तो सबसे पहला आंसर आया सुमित का, जो कि कह रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी विकल्प नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है जो 30 नंबर कहता है गुप्त उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है वह था, कौन था। ऑप्शन नंबर ए की बात करें कराची, बी था तक्षशिला, सी था नालंदा, डी था वल्लभी। तो वल्लभी कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ठीक है, तो 13 की यदि जवाब की बात करें, चलिए 13 का जवाब दीजिए, आपके कमेंट का इंतजार है। तो 13 का नालंदा, जी बिल्कुल सी वाले आप इसमें राइट हो जाएंगे, यानी नालंदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से। ऑप्शन की बात करें तो ब्रह्मगुप्त, बी कहता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कहता है भानुगुप्त। तो जो एरड़ अभिलेख है ना, जो एरड़ अभिलेख है वो भानुगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित है। अब यहाँ पे यदि बोले कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, तो कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण या स्थापना किसने कराई थी, तो कुमार गुप्त ने। और सबसे पहले यहीं पर क्या हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध हुई थी, कहाँ पे, नालंदा में, याद रखिएगा। ठीक है, याद करने वाली नहीं लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यह बोल सकते हैं। और यदि बोले दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी किसने बनाई, तो तक्षशिला बताएंगे आप, तक्षशिला। ओके, तक्षशिला में क्या है, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला में है। ओके, और वह यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने सबसे पहले हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई, तो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ओके, अब जिसमें एक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जो कि बख्तियार खिलजी, उसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। कब, तो 1198 में, यानी ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, कब, तो 1198 में, 1198 में, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, फाहियान किसके शासनकाल में आया हुआ था। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया हुआ था। तो 15 का जवाब बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, शानदार। तो आप इसका देखेंगे कि 15 का आपका विकल्प आपका 15 का सही हो जाएगा डी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय आपका इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो ये गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की, फाहियान कहाँ का निवासी था। तो फाहियान चीन का निवासी था, यानी विकल्प नंबर आपका इसका 17 का सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और फाहियान किसके शासनकाल में आया हुआ था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। इतनी बात हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि सेतुबंध रचनाकार जो कि प्रवरसेन है, प्रवरसेन सेकेंड, किस वंश का शासक था, किस वंश का शासक था। तो 18 की यदि हम जवाब की बात करें तो ये वाकाटक वंश का या वाकटक वंश का शासक था, यानी विकल्प नंबर आपका सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। तो
कविराज कहा गया। तो 19 की यदि बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए है श्रीगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त, डी है स्कंदगुप्त। ठीक है, तो 19 की यदि बात करें हम यहाँ पे जवाब की, तो 19 का आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्त। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है समुद्रगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है, सक्रोपम कहा गया है। तो 20 के आप जवाब करें हम, 20 का आपका जवाब आपका सही हो जाएगा ए नंबर, यानी काहौम स्तंभ लेख। कौन सा? काहौम स्तंभ लेख। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 कहता है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी कि आप श्रीलंका के हैं हम, लेकिन आप हमारे भगवान की प्रतिमा अपने देश यानी भारत में बनवाने का हमें आदेश दे दीजिए। तो दिया था किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो कहाँ पर स्थापना करने की अनुमति दी थी? तो 21 का आपका जवाब सही हो जाएगा बोध गया में। ओके, यानी बोध गया में भगवान बुद्ध की यानी मंदिर या मूर्ति की बात करें तो किसने बनवाया था? तो मेघवर्मन ने। और मेघवर्मन कहाँ का शासक था? तो श्रीलंका का शासक था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो संस्कृति की बात आ गई फिर से, यानी गुप्त काल की हम बात कर लेंगे, यानी विकल्प नंबर आपका 22 का बी आपका सही हो जाएगा। संस्कृति और स्थापत्य कला का जन्म ही हुआ है गुप्त काल में, याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करी? तो 23 चलिए बताइए कब धारण करी। ऑप्शन आपके सामने है। जी, पहला ऑप्शन आमिर का जवाब आया है, जो 23 का ए बता रहे हैं, शकों का उन्मूलन करने के बाद। तो यानी बिल्कुल आप सही हैं, यानी आपका विकल्प आपका ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। 24 गुप्त काल के सर्वप्रथम लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आप मुझे एक बात बताइए कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा किसकी पूजा होती थी? तो भगवान विष्णु की होती थी। ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की बात करें नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन कह रहा गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, यानी पूजा किसकी होती थी? तो विष्णु की होती थी। और भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, याद रखिएगा, संस्कृत। ओके, अब यदि हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? चांदी के सिक्के जारी किए। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा कि चांदी के सिक्के किसने जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। ओके, अब किस खुशी में जारी किए? तो हम यहाँ पे बात करते हैं 25 की। तो 25 का आपका विकल्प जो होगा सही, तो विकल्प नंबर आपका 25 का सी हो जाएगा, जो कि शकों को पराजित करने के बाद क्या किया? इसने चांदी का सिक्का जारी किया था। ओके, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये न्यायालय मतलब न्याय के लिए बहुत फेमस था, न्याय करने में माहिर था। ओके, और जब भी ये न्याय करता था तो स्टोन यानी पत्थर के सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था। ठीक है, ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, हिस्ट्री में दिया भी होगा। ठीक है, फिर यदि बात करें हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 कहता है कि जी बिल्कुल देख लेते हैं, आप देख लीजिए, इसमें अब आपको नहीं कटा हुआ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो बात करें हम यहाँ पे तो 26 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए, चतुर्थ सदी में इसका निर्माण हुआ था मेहरौली के स्तंभ का, जो कि लौह से बना हुआ है और दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फाहियान और हेनस्यांग ने किस राज्यों को देखा? तो हेनस्यांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। और फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो
चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में। ये तो यानी आपका विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यानी 27 का विकल्प नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आपको बता दें कि इसको मतलब स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था गुप्त काल को? क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे कि धन्वंतरी भी थे यहाँ पे, न्यायालय भी अच्छे थे, मतलब न्याय भी अच्छे होते थे, लेखक भी अच्छे थे, कवि भी अच्छे थे, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है यहाँ की स्थापत्य कला इसी में विकसित हुई थी, इसलिए। और यहाँ पे चांदी के सिक्के भी जारी हुए। तो ये सब जितनी भी शासन व्यवस्था देखी कि बहुत उच्च कोटि की देखी गई, इसलिए इसको क्या कहा गया कि स्वर्ण काल कहा गया, या स्वर्ण युग कहा गया। ओके, तो अब इसको भूलिएगा नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 कहता है धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी क्या थे? धन्वंतरी क्या थे भाई साहब? तो धन्वंतरी भाई साहब थे कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक थे, जो कि चिकित्सक थे। ओके, क्या थे? 9 रत्न में से क्या थे? एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जो कि क्या थे? चिकित्सक थे। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। और जिनमें यदि बात करें इनके 9 रत्नों में से एक, यहाँ पे कालिदास भी थे। कालिदास भी थे, जिन्होंने क्या लिखा? माल विकाग्निमित्रम लिखा, ऋतु संहार लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाओं का वर्णन भी किया। ओके, यानी 9 रत्नों में से आपको मैंने बताया कालिदास और धन्वंतरी जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सब थे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट की। ट्वेंटी 29 कहता है कि गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब देखते हैं। ये CDS 2003 का क्वेश्चन है। तो 29 की यदि बात करें हम यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे राजा ही थे, तो राजतंत्रात्मक ही होगी, यानी विकल्प नंबर इसका ए आज का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्यों की, ओके, निम्नलिखित में से किसका विवरण नहीं मिलता है? फो क्यों की में किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो अब यदि हम बात करें फो क्यों की में, तो इसमें भले ही ये फो क्यों की फाहियान कहाँ का था? चीन का निवासी था, ठीक है, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे सी क्यों की बात करेगा, यानी जो सी क्यों की किसने लिखी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग, ठीक है, उन्होंने लिखी। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? तो चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो इसका यदि हम बात करें तो ये भीतर गांव का मंदिर जो कि कानपुर में स्थित है, ये नहीं होगा, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर भी नहीं होगा, और भूमरा का शिव मंदिर भी नहीं होगा। यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस था उस समय, गुप्त स्थापत्य कला के समय सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? बहुत सारी गुफाएं हैं अजंता की गुफाओं में, तो जो गुप्त काल में जिनका निर्माण हुआ है वो कौन कौन से नंबर की गुफाएं हैं? तो देखते हैं इसमें 32 की बात करते हैं हम। तो इसमें निर्माण हुआ है, बहुत ही उच्च कोटि का क्वेश्चन है, ये बनेगा तो RO या ARO वगैरह में बनेगा। तो 16, 17, 19 इनकी स्थापना किसने कराई थी? तो गुप्त वंशों ने निर्माण कराया था इसका। ओके, अब देखिए 33 क्वेश्चन कहता है अमरकोश के लेखक अमर सिंह है, ये किसके दरबार से जुड़े थे? तो ये अब यदि हम इसके बात करें समुद्रगुप्त, बी कहता है चंद्रगुप्त प्रथम, सी कहता है स्कंदगुप्त, और डी कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हम बात करें इसकी 33 के जवाब की, तो 33 का आपका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके 9 रत्नों में से एक ये भी थे अमर सिंह, जिन्होंने क्या लिखा? अमर कोश लिखा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है गुप्त वंश जो 319 से 320 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो 34 का यानी जवाब आपका सही हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक स्थापना
माना जाता है इसका। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो यदि बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन बी कहता है कि शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी कहता है हूणों के परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं डी कहता। तो 35 का आपका जवाब हो जाएगा कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी स्थापना करी थी? गुप्त वंश की स्थापना करी थी, यानी वास्तविक स्थापना। वैसे आपका जवाब दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको समुद्र वो श्री गुप्त लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात आएगा तो वहाँ पे आपको चंद्रगुप्त टिक करना पड़ेगा। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से पुनः अपने इस एपिसोड में। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।